प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। तो जो टैक्सी ड्राइवर है कह रहा है कि भाड़ा तय कर रहा है कि 1 किलोमीटर हमारे टेम्पू से या टैक्सी से बैठ कर जाते हो तो 15 रुपये लेंगे और उसके अतिरिक्त अगर किलोमीटर दूरी तय करोगे तो हर 1 किलोमीटर पर 8 रुपये प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो हमने लिखा पहले किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपये और प्रत्येक अगले किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपये। तो ये बताओ यहाँ पर वो जो टैक्सी ड्राइवर है पहला किलोमीटर का कै रुपया भाड़ा लेगा? 15 रुपये। और तुम कह रहे हो कि नहीं हमको 2 किलोमीटर जाना है तो कितना भाड़ा लेगा? तो पहले किलोमीटर में 15 में क्या करो 8 जोड़ लो तो दूसरे किलोमीटर का भाड़ा मिल गया कि नहीं मिल गया? अब बताओ अगले कह रहे हो नहीं हमको 3 किलोमीटर जाना है तब तो ये जितना लिखे हो ना तो इसमें और ही 8 जोड़ लो, 15 प्लस 8 प्लस 8, 3 किलोमीटर का इतना भाड़ा है, पहले किलोमीटर का इतना है, दूसरे किलोमीटर का, तीसरे किलोमीटर मतलब एक ही बार भाड़ा ना दोगे, ये नहीं ना कि बारी बारी दोगे। तो पहले किलोमीटर 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपये दिए, लेकिन दूसरे 2 किलोमीटर जाते हो तो कितना रुपये देते हो? 15 प्लस 8 रुपये। 3 किलोमीटर जाते हो तो 15 प्लस 8 प्लस 8 रुपये। उसके बाद 4 किलोमीटर अगर चले जाते हो तो 15 प्लस 8 प्लस 8 है ना, तो एक बार और ही 8 जोड़ लो। यानी ऐसे आपका क्रम बढ़ता जा रहा है। मतलब इसको सीरीज में लिखो भाई, 15 जोड़ कर लिखो, 23 इसको जोड़ कर लिखो, 31 इसको जोड़ कर लिखो। तो इसके बाद क्या आना चाहिए? अब मान लो 1 2 3 4 किलोमीटर गए हो तो 4 किलोमीटर के लिए 39 रुपये दिए। अगर 5 किलोमीटर जाते हो तब तो इसमें 8 और ही जोड़ लो, चलो 47। 5 किलोमीटर जाओगे तो 47 दोगे। अगर 6 किलोमीटर जाते हो तब कितना दोगे? तो इसमें 8 और जोड़ लो तो 55। यानी ऐसे क्रम बढ़ता जा रहा है ना। अब जांच करो कि एपी में है कि नहीं है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी के लिए हमने बताया था कि D1 बराबर D2 होके चाहिए, D1 बराबर यानी इनके बीच का अंतर सेम होना चाहिए। तो D1 का मान होता है A2 माइनस A1 और D2 का मतलब है A3 माइनस A2। तो यहाँ पर देखो 3 गो पद पकड़ लो भाई, कोई भी 3 नंबर ले सकते हो कहीं से। तो A2 के मान 23 है, A1 के मान 15। यहाँ देखो A3 के मान 31 है, A2 के मान 23 है। तो इसमें जब 15 को घटाओगे तो 8 बचेगा, 31 में 23 घटाओगे तो 8 बचेगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस बराबर है, इसका मतलब यह किसमें है? एपी में है, यानी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इस प्रकार पहला हुआ यानी कंप्लीट होता है। इसमें से दूसरा प्रश्न है, पहले का दूसरा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो बेलन में जितना, उस बेलन यानी गैस की जो टंकी है उसमें जितना भी गैस रखा गया है उसका 1/4 भाग बाहर निकालता है। पुनः जितना बचा है पुनः उसका 1/4 भाग बाहर निकालेगा। पुनः एक बार और उस हवा को निकालते हो तो उस टंकी में जितना बचा रहेगा पुनः उसका 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो इस प्रकार जब निकालता है तो जो श्रेणी बनेगी तो क्या वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है? तो यहाँ देखिए, माना बेलन में कुल हवा का आयतन V है। उस बेलन में कितना हवा भरा गया है भाई? तो उसकी टंकी जितनी बड़ी है उतना ही ना हवा भरा जाएगा। उस टंकी का जितना आयतन होगा
उतना हवा भरा गया है। ठीक है, तो चलो अब इसमें कितना है, तो पहले तो v है हमारे पास, उसके बाद v/4 भाग हवा निकलेगी, तो उसमें बचेगा कितना, तो v - v/4 भाग। मान लो हमारे पास हवा v है, तो उसमें से 1/4 भाग निकल गया, तो कितना बच गया, तो इसको इसमें माइनस कर दो। ऑलरेडी जितना हवा है उसमें v/4, उसका 1/4 घटाकर जितना बचेगा उतना बच जाएगा। अब देखो आगे, तो देखिए अब आगे अगर पता करते हैं तो ये कितना बच रहा है, तो 4 से इसमें v से गुणा करेंगे, 4 का इसमें, तो 4 में यह माइनस कर दीजिए, तो 3v/4, तो कितना बचा है, 3v/4 भाग। तो इसमें पुनः हम हवा निकालेंगे तो कितना हवा निकलेगा, तो इस पूरे का ना 1/4 निकलेगा, इस पूरे का, यानी 3v/4 का /4 निकलेगा। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हम। तो पहले इसको सुधार करके देखें कि यह एपी में है, तो v और इसको तूने इससे मान लो इसका हर एक ना है, तो तू 3 गुणा किया, तो 4 का गुणा जब इस v से कर रहे हो तो 4v - v, तो हो गया 3v/4। अब आ जाओ, तो ये 3v/4 में, यहाँ 3v/4 है ना, तो इसको सॉल्व करो, तो पहले इसका तो बट्टा का बट्टा हो गया, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3v/4 जो है ना, देखो 1 जो है अंश से गुणा करेगा, यह इससे गुणा कर लेगा, तो 4 से गुणा करके कितना हो गया, 16। कितना हो गया। अब देखो आगे और भी नंबर होंगे, उनके पास हमको नहीं जाना है। v/4, यहाँ देखो इसका हर बराबर है नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो इसमें 4 से जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 12v, और नीचे 4 हो गया तो एक ही हर लिखेंगे, -3v, ऐसे हो गया। अब देखो, तो v - 3v/4, ये घटा दो भाई, 9v/16, ऐसे हो गया। तो v 3v/4 इनको चलो ऐसे रहने देते हैं, इसको पता कर लें कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी में होने का प्रतिबंध है, यहाँ लिखे हैं ना प्रतिबंध, A2 - A1, तो A2 के मान क्या है भाई, A2 के मान है, तो 3v/4 माइनस A1 के मान v हो गया। इस साइड देखो A3 - A2, तो A3 के मान है 9v/16 माइनस A2, तो A2 के मान है 3v/4। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो इसका हर तो एक है, बराबर है नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें 4 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे ना हर बराबर होने के लिए, तो 3v माइनस इसमें जब हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4v, और नीचे हो गया 4 एकम, या ऐसे भी कर सकते थे तुम, 1 का गुणा 3v में और इसका 4 से 3 गुणा भी कर सकते थे। अब यहाँ देखो इसमें 4 से नीचे ऊपर गुणा कर लो, तो 9v माइनस यहाँ 4 से करोगे तो 12 हो गया, में 4 से करोगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ 4 से करोगे तो 12 हो जाएगा, और नीचे 16, तो ये घटाओगे तो -1/4 बच गया, -1v/4, और यहाँ देखो तो यहाँ 12v न है, जब घटाओगे तो कितना बच जाएगा, -3v/16, -3v/16, तो ये तो बराबर नहीं आया, बराबर नहीं आया, तो कहेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ये जो श्रेणी बन रही है हर बार में 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, तो उससे जो श्रेणी बन रही है तो क्या पता चला कि वो एपी में नहीं है। नंबर 3 कह रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के
बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, एक कुआं की खुदाई की जा रही है, ठीक है। तो कह रहा है प्रत्येक मीटर मतलब कई मीटर खुदाई की गई है कुएं की, बहुत गहरा खुदाई की गई है। कह रहा है प्रथम मीटर खुदाई करने के लिए 150 रुपया दिया गया। जो लेबर थे कहा गया कि 1 मीटर खोदो गड्ढा, तो उसके लिए 150 रुपये लिए, लेकिन उसके बाद जितनी मीटर भी खुदाई की गई हर 1 मीटर के लिए 50 रुपये दिए जाते हैं। तो कह रहा है कि बताइए कि क्या ये एपी में है। तो देखो यहाँ बहुत आसान है, आप पहले की तरह नोट कर सकते हैं। पहले मीटर खुदाई के लिए कितना रुपये, 150 रुपये, 150 रुपये दिया गया। और प्रत्येक अगले मीटर खुदाई के लिए 50 रुपये दिए जाते हैं। तो श्रेणी हमको तैयार करनी है। देखो 50 + 50 जोड़ लेते ना, 200 रुपये हो जाता। अगर 3 मीटर खुदाई होती तो 250 हो जाता, 50 जोड़ते जाना है। अगर 4 मीटर खुदाई की जाती तब 300, अगला मीटर करते तो 300, मतलब ऐसे सीरीज आपका बनता जा रहा है, ठीक है। अब ये देखना है कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है कि नहीं है ये दिखने के लिए हमको क्या करना है, D1 और D2 निकालना है। तो इनका मान है A2 - A1 और A3 - A2। A2 का मान देखो 200, I1 के मान 150, A3 के मान A2 के मान 200। तो जब इसको इसमें घटाए तो 50 बच गया, और इसको इसमें घटाए तो 50 बच गया। इसका मतलब दोनों बराबर आ गया। तो कहना है कि अतः यह एपी में है। एपी मतलब समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। कोई व्यक्ति पैसा जमा किया है तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन का मतलब हो गया मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन जितना आप जमा किए थे वह और प्लस उसका ब्याज जितना मिला या दे हुई वह दोनों जोड़कर मिश्र धन होता है। तो कह रहा है कि मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अब बताओ कि हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। तो पहले वर्ष में कितना हुआ, फिर से अगले वर्ष में कितना हुआ, पुनः अगले वर्ष में कितना हुआ, ये हमको पता करना है। प्रत्येक वर्ष का हमको मिश्र धन निकालना है। और चक्रवृद्धि का ब्याज का मतलब ब्याज का ब्याज दे होना। नंबर 4 है, ये क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि पहले वर्ष में जो जमा की गई है, जबकि 10,000 रुपये जमा की गई है, तो पी की वैल्यू है 10,000, ठीक है। और आर का मान है 8%। तो कह रहा है कि बताओ 1 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, और जितना भी होगा क्या एपी में होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम 1 वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे। 1 वर्ष का मिश्र धन तो चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से निकालना है। तो ए बराबर होता है P1 + R/100⁻1। तो देखो यहाँ P के मतलब A1 निकाल रहे हैं। P का मतलब है 10,000 और 1 + 8/100 पावर A, यहाँ पावर यहाँ रहता है। तो 1 वर्ष के लिए ये निकाल रहे हैं। तो अब देखो तो ये इसमें जोड़ लीजिए भाई। तो इससे गुणा करेगा तो 100 + 8 108 हो जाएगा। तो 10,000 गुणे 108/100। अब देखो इनसे 2 शून्य कट गए, तो यहाँ 100 बच गया, यहाँ
108 दोनों गुणा कर लेगा तो हो जाएगा 10,800। ठीक है, तो ये इतना मिश्रधन हो गया, यानी पहले वर्ष में कितना हो गया 10,800, यानी 800 रुपये ब्याज बढ़ गई है। ठीक है, अब A2 के मान निकालिए, दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन A2, तो फार्मूला यही रहेगा, लेकिन अब मूलधन यह हो जाएगा। ठीक है, 10,800 अब 1 प्लस R/100, R का मतलब 8% का ही ब्याज लगेगा। तो दूसरे वर्ष का निकाल रहे हैं तो पावर n की जगह पर ही 2 रख देंगे, पावर एक ही रहेगा, यानी अगले वर्ष का निकाल रहे हैं ना। तो इनको सॉल्व करिए, तो देखो 10,800 है, अपना वही क्रिया, इसका इससे गुणा करोगे तो 100 आई 8 जुट जाएगा, तो 108, 108/100, इनसे दोनों जीरो कट गए, तो 108 गुणे 108 बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 11,664। ठीक है, यानी A2 के मान इतना आ गया। ठीक है, अब पुनः हम एक और निकालेंगे तीसरे वर्ष का मिश्रधन। ठीक है, तो A3, अब तीसरे वर्ष का मिश्रधन में मूलधन यह हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा आपका 11,664, 1 प्लस 8/100 के पावर 1। इनको अगर सॉल्व करते हैं तो 11,664 गुणे इनसे गुणा हो जाएगा तो 108/100, यह इसमें भाग देगा, तो देखो यहाँ जीरो नहीं है तो कटेंगे नहीं, लेकिन भाग देंगे तो 100 मान लो 16.64 हो जाएगा, अब गुणे 108। अब इसका जब हम गुणा करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12,597, कुछ ऐसा होगा, पॉइंट में आएगा। तो चलो हम देखते हैं, इस प्रकार 3 को हमको पद मिल गए, जो हमको श्रेणी बनानी थी, श्रेणी हमको मिल गया। मान लीजिए कि पहले वर्ष में जो इतना जमा किया तो एक वर्ष में उसका मिश्रधन हो गया 10,800। ठीक है, दूसरे वर्ष में उसका मिश्रधन हो गया 11,664, यहाँ लिखा गया है, और तीसरे वर्ष का मिश्रधन हो गया 12,597। ठीक है, ऐसे चौथे वर्ष का मिश्रधन होगा। अब हमको पता करना है कि एपी में है कि नहीं है, तो एपी में के लिए फार्मूला यह यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यानी दूसरे पद में 11,664 में 10,800 हम घटाते हैं, ये बराबर होना चाहिए। तीसरे में हम दूसरे को घटाएंगे तब, यानी तीसरे में इसको घटाते हैं 11,664 को, तो घटा कर देखो तो अब 800 10,800 ना है, तो घटाएंगे तो 0 0 से घटेगा तो 4 या 6 नोट कर लेंगे, तो 16 में 8 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 10 में 10 खत्म, 864 बच गया। इधर देखो तो 7 में जब हम 4 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और 9 में 6 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और 5 में 6 माइनस नहीं होगा, 15 में 6 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, 11 माइनस हो जाएंगे, लेकिन देखो ये दोनों पद बराबर नहीं आया, तो कहेंगे कि नॉट इक्वल है, यानी एपी में नहीं है। ठीक है, ऐसे इनको सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है कि एपी में प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि पहला पद और सार्वंतर दिए गए हैं। ठीक है, तो मतलब दूसरे का पहला प्रश्न है, ए का मान 10 दिया है और डी का मान भी 10 दिया है, लेकिन कह रहा है कि इसके अगले 4 पद लिखिए समांतर श्रेणी के। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का जब हम 4 पद लिखेंगे तो पहले हम तो सूत्र लिखेंगे भाई,
तो देखो पहला पद a, इसके बाद होता है a प्लस डी, इसके बाद होता है a प्लस 2d, इसके बाद a प्लस 3d, इसके बाद a प्लस 4d। लेकिन 4 को लिखना है ना, तो पहला दिया हुआ है तो पहले को छोड़कर 4 पद और लिखेंगे। तो देखो एक पद यह हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, इन सभी का मान हमको मिल जाएगा तो 4 पद हो जाएंगे। तो आइए नंबर को रखिए, a का मान 10, a की जगह पर 10, और देखो a प्लस डी है ना, तो a की जगह पर 10 और d के भी जगह पर 10 लिख दिए। तीसरा देखो यहाँ 10 प्लस 2 इंटू डी के जगह पर 10, इनके जगह पर 10 प्लस 3 इंटू डी के जगह पर 10, ऐसे ही 10 प्लस 4 गुणे 10, यहाँ लिखना है हमको 10 प्लस 4 गुणे 10। तो देखिए 10 आयोगे ने 20 और 10 दूनी 20, 10 यहाँ 30, 10 40, और 40 10 50, 4 पद लिख दिए, पहला दिया ही था और 4 पद आगे हमने बढ़ा दिया। इसी प्रकार दूसरे का दूसरा में देखिए कह रहा है कि a का मान -2 है और d का मान 0 है, तो इसका भी आपको 4 पद लिखना है। तो 4 पद मतलब है ना, हमको निकाल रहे हैं जी बार बार। तो 4 पद देखो कौन कौन है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो a की जगह पर -2 और d की जगह पर 0, -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0, और -2 प्लस 4 इंटू डी है ना, 4 इंटू डी का मान 0। तो देखो जब -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, ताई तो 0 हो गया गुणा करके ना, जितना 0 से गुणा कर रहे हैं लोग 0 हो गए। तो मिला क्या, -2, यह बच गया -2, सब का सब क्या मिल रहा है, वही नंबर हमको मिल गया। ये आपका 4 पद हो गए। इसी प्रकार अगर हम दूसरे का तीसरा देखते हैं, तो तीसरा में देखो क्या कह रहा है, a का मान 4 और d का मान -3 दिया है। इसका भी हम 4 पद अगर निकालते हैं तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो a की जगह पर क्या लिखना है भाई, 4, प्लस d की जगह पर -3, a की जगह पर 4 प्लस 2 गुणे -3, a की जगह पर 4 प्लस 3 गुणे -3, a की जगह पर 4 प्लस 4 गुणे -3, d की जगह पर -3 रख रहे हैं बार बार, ठीक है। तो देखो भाई कोष्ठक टूटेगा ही, तो 4 -3 हो गया, 4 माइनस 2 तिहाई 6, 4 माइनस 9, 4 माइनस 12। तो आपका आंसर क्या गई ना भाई, इसको घटाओ 1, 4 में 6 घटाओ -2, 4 में 9 घटाओ -5, और 4 में 12 घटा दो तो -8। ये आपको 4 पद प्राप्त हो गए, ठीक है। इसी प्रकार चौथा में दिया है a के मान -1 और d के मान 1/2। तो जैसे इसको हम लोग सॉल्व किए वैसे आप इन दोनों प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 3 में कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि जो दी गई है जो समांतर श्रेणी में है, तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो तीसरे का पहला प्रश्न कह रहा है कि 3 1 -1 -3 है, तो इसका पहला पद बताओ। तो पहला पद देखो, पहला पद a का मान क्या है, जो आगे है वो पहला पद है, और सार्वंतर तो d का मान हमको निकालना है ना,
तो बताए थे ना A2 माइनस A1 करना है। तो देखो A2 के मान क्या है 1, A1 के मान 3, तो 1 में 3 घटा होगा तो क्या बच गया, तो ये आपका सार्वंतर हो गया, ये पहला पद हो गया। बस यही पूछा गया था। तीसरे का दूसरा है -5 -1 3 7, ठीक है। तो इसमें पहला पद मतलब ए का मान क्या है -5 हो गया, और डी यानी सार्वंतर A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 के मान क्या है -1, और माइनस A1 के मान क्या है -5। तो ब्रैकेट टूटेगा, -1 नोट कर लिए, ब्रैकेट टूटा तो माइनस माइनस +5, तो आई इसमें घटा दो, 4 बच गया ना, तो सार्वंतर हो गया। और देखो तीसरा सवाल दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ऐसे 4 पद दिए हैं। तो इसमें पहला पद क्या हो गया, ए का मान, देखो ए का मान जो आगे है पहला पद हो गया, और इस केस में जो आगे है वो पहला पद हो गया, और डी का मान निकालना चाहते हैं तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान है 9/3 माइनस A1 के मान क्या है, सॉरी 9/3 नहीं है, 5/3 और 1/3। तो अगर इसको घटा देते हैं तो दोनों का हर बराबर है, और 5 माइनस 1 घटा दोगे तो 4/3। अगर इसको पहले लिखे थे तो यही रह गया होता तो कोई बात नहीं, इसमें इसको घटा दिए होते तब भी हमारा 4/3 आ गया होता, ठीक है। तो इस प्रकार एक और दिया है चौथा प्रश्न 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, तो इसमें ए का मान है 0.6, यह हो गया, और डी का मान चलो 1.7 में 0.6 को घटा दो तो क्या मिल जाएगा 1.1 डी का मान, ठीक है। ऐसे ये सॉल्व हो गए।